आज की करंट अफेयर्स। अब आज है 28 मई और आज की करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम 2 दिवस है आज, पहले वो दोनों दिवस पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला जो आज का जो दिवस है वो है विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे। आज का जो दिन है वो विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, वर्ल्ड हंगर डे आज मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि कृषि उत्पादन, जो कृषि उत्पादन है, जो किसान है, उनकी उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि जो भोजन उपलब्ध, सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। अगर किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी, यदि खाद्य का अत्यधिक उत्पादन किया जाएगा तो जो लोग भूखे हैं उनको सहायता मिल सकेगी। यही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो यूएन है, उसके एक हंगर प्रोजेक्ट की ये एक पहल है जिसके अंतर्गत ये विश्व भूख दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस पहल को शुरू कब किया है। जो हंगर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया था? तो 2011 में इस दिवस की शुरुआत करी गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो आने वाले 30 साल है, यानी कि 2050 तक 2 बिलियन लोग, 2050 तक 2 बिलियन लोग जो हैं वो गरीबी के दायरे में आ जाएंगे। गरीबी के दायरे में आने का मतलब ये है कि वे लोग जो है 2 बिलियन, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, कि पूरे विश्व में 2 बिलियन लोग जो हैं उनको आने वाले समय में भूख की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वर्ल्ड है जो हंगर डे है ये मनाया जाता है। ठीक है, अब केवल आज एक ही दिवस नहीं है बल्कि आज एक और भी दिवस है। कौन सा? आज का एक और दिवस है अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस ही कब मनाया जाए, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 में, 1987 में 1987 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। अब ये तो हुई आसान सी बात, ये तो हुई साधारण सी बात। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, साथ साथ में उनके कल्याण के प्रति, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति जागरूक करना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। बात कर लेते हैं इसके बाद कि ये किसके द्वारा, ये जो दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है कि महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकार एक संगठन है। महिलाओं के वैश्विक प्रजनन अधिकार जो है ये एक संगठन है। इसके इंग्लिश में फुल फॉर्म होते हैं WGNRR। इसके द्वारा ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि WGNRR क्या है। लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये महिला दिवस नहीं है। पहली बात, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर ये है क्या? ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस है, जो कि महिलाओं को उनके कल्याण और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये WGNRR संगठन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो एम्स्टर्डम कहां है? ये है आपका नीदरलैंड में। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इस संगठन का मुख्यालय है। तो ये सारी बातें, ये दोनों बातें बताइए मैंने आपको आज के दिवस से संबंधित। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है कि सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि किस मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने कि बी विद योगा, बी एट होम, बी विद योगा के योगा के साथ रहिएगा, बी एट होम और घर पर ही रहिएगा, ये एक पहल है। ये 5 वेबिनार की श्रृंखला है। इस 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन करने की घोषणा कौन से मंत्रालय द्वारा करी गई है? तो देखिएगा, यहां आपके पास 4 ऑप्शन हुए। अब ऐसा कौन सा मंत्रालय है? तो ऐसा जो मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है? तो यहां से आप पढ़िएगा कि आयुष मंत्रालय, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा आयुष मंत्रालय। समझ में आई बात समझ में आई ना कि यहाँ का प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा
वो रहेगा बी, यानी कि जो आयुष मंत्रालय है इसके द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अब बात करते हैं कि 4 तो हमारे पास 3 ऑप्शन और भी तो है, इन 3 ऑप्शन से क्या जानकारियां निकलती है। पहले ऑप्शन से निकलती है कि विदेश मंत्रालय। अब भारत देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर मतलब कि सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वे भारत देश के विदेश मंत्री हैं। दूसरी बात करते हैं वित्त मंत्रालय कौन है? भाई वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्रालय के मंत्री या कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। और अगला मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? अमित शाह। तो ये जानकारियां तो हमें पढ़िए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, ये बी विद योगा बी एट होम, ये जो श्रृंखला है 5 वेबिनार की जो श्रृंखला है, इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया। इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो कोरोना वायरस है इससे संबंधित इस कोरोना वायरस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, जैसे सैनिटाइजिंग करना, जैसे घरों में रहना, मास्क लगाना, इन सभी मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, लोगों को इन सभी मुद्दों से संबंधित लोगों को जानकारियां प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि इस पहले वेबिनार का शुभ, क्योंकि देखिए श्रृंखला तो 5 वेबिनार की है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहला जो वेबिनार शुरू होगा, 5 वेबिनार की श्रृंखला का पहला वेबिनार कब शुरू होगा? तो क्योंकि ये विविध योगा है, तो योगा को ही चिन्हित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो कब होगा? 21 जून को होगा। तो इसका पहला वेबिनार जो है वो भी 21 जून को ही शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद देखिएगा कि क्योंकि हमने 3 मंत्रालय पढ़े थे, तीनों मंत्र विदेश मंत्रालय के मंत्री भी पढ़ लिए थे, गृह मंत्रालय भी, कॉर्पोरेट और वित्त मामलों के मंत्री भी पढ़ ली थी। अब मैं आपसे बात करता हूं, हमने आयुष मंत्रालय के मंत्री के बारे में नहीं पढ़ा था। तो कौन है? इसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं श्रीपद येशो नाइक जो है वे इस मंत्रालय के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। तो समझ में आई इतनी सी बात? अगर इतनी बात समझ में आई तो आइएगा अब हम पढ़ेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में। देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। आयुष मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय से संबंधित जब जानकारी होती है तो मैं आपके लिए जो फैक्ट्स हैं, जो जरूरी बातें हैं जानने की, वो सारी लेके आता हूं। अब हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में। तो देखिएगा, आयुष मंत्रालय के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, आयुष मंत्रालय की सबसे पहले तो फुल फॉर्म AYUSH। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। और इसी का अगर हम हिंदी में रूपांतरण करना चाहे तो आ से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, ये इस आयुष में ही सब चीजें छिपी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं, जैसे आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी सिद्ध और होम्यो, ये सारे जो विभाग हैं, इन सभी विभागों की शिक्षा प्रदान करना और इन्हीं सारे विभागों के लिए नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देना ही इस उद्देश्य, इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य है। और एक सबसे जरूरी बात और सुन लीजिएगा, इसका नाम आयुष मंत्रालय नहीं था। 2014 से पहले इसका नाम आयुष मंत्रालय नहीं था। तो फिर क्या नाम था? इसका नाम था आयुष विभाग इसका नाम था। लेकिन आयुष विभाग नाम होने के बाद में 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग में को विस्तृत किया गया। विस्तृत करने का मतलब क्या है? विस्तृत करने का मतलब है कि आयुष विभाग को ही बड़ा विभाग बना करके उसका नामकरण कर दिया था। क्या? आयुष मंत्रालय। ये नरेंद्र मोदी जब उस समय प्रधानमंत्री थे उस समय की ही बातें चल रही, हालांकि अभी भी वही प्रधानमंत्री है। तो इसकी स्थापना उस 2014 में 9 नवंबर 2014 में करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हमने पढ़ी है इस प्रश्न से। अब देखिएगा, इतनी सारी जानकारियां तो हमने पहले प्रश्न से पढ़ ली। इसी प्रकार से आप लोगों ने करंट अफेयर्स को तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपकी स्क्रीन पे? देखिएगा कि फेक बस्टर एक नया डिटेक्टर जो है ये लॉन्च किया गया है। अब ये विकसित किया गया है। तो जो फेक बस्टर है, ये डिटेक्टर किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो फेक बस्टर जो है ये एक डिटेक्टर है जिसको शुरू किसने किया है? तो देखिएगा,
4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा, आईआईटी रोपड़, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। लेकिन थोड़ी जानकारी है तो हमने इसके बारे में देखो, पहले देख लो यहीं से। फेक बस्टर का मतलब क्या है? फेक कि जो नकली चीजें हैं उनको ही पकड़ना है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले बात करूंगा चारों ऑप्शन के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसके डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर वी चिदम्बरम आईआईटी दिल्ली के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। उसके बाद में दूसरा है आईआईटी मुंबई। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि पुराना नाम मुंबई का बॉम्बे ही था, तो उसी से इसका नाम चला रहा है। अब मैं बात करता हूं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। निदेशक डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर सुभाषिष चौधरी जो है वे आईआईटी बॉम्बे के कौन है? डायरेक्टर है, निदेशक है। बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर। 1951 में ऐसा मानिएगा कि इन तीनों में जो सबसे पहले स्थापित हुआ था वो हुआ था आईआईटी खड़गपुर, जिसके निदेशक कौन है? वीरेंद्र कुमार तिवारी, वी के तिवारी जो हैं वे आईआईटी खड़गपुर के वर्तमान में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। ठीक है, तो ये तो सारी जानकारी हमने ऑप्शन से पढ़ी। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा, अगर प्रश्न की तरफ चले तो यहां प्रश्न से आप देखिएगा कि फेक बूस्टर का मतलब क्या है? कि जो नकली चीजें हैं देखिएगा, सबसे पहले तो बात करिएगा आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि उसने किसके सहायता से? तो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय, यानी कि आईआईटी रोपड़ और मोनाश विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उसने मिलकर के इसको शुरू किया। बात करता हूं दूसरी, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आप लोग ऐसा देखते हो कि जो बच्चे हैं जूम के द्वारा या इनके द्वारा उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मीटिंग्स भी ली जाती है। अब मीटिंग्स में या ऑनलाइन क्लासेस होती है, वहां पर आप मोबाइल ऑन कर देते हैं, लैपटॉप ऑन कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसी फेक चीज को ही पकड़ने के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भाग लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वे केवल ऑन करके कैमरे को कहीं चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। तो इसी फेक चीज को पकड़ने के लिए ही इस फेक बूस्टर का अब विकास किया गया है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग के दौरान जो हेराफेरी करते हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो मीटिंग्स में धोखेबाजी करते हैं उन सबको पकड़ा जाएगा, मतलब उन सबका पता लगाया जाएगा। पकड़ा जाएगा वो नहीं है, मतलब पता लगाया जाएगा उनके बारे में। अब देखिएगा, जो 2 ऑनलाइन इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंसिंग को सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे पहले स्काइप, दूसरा है जूम। अब आप देखिएगा, जितनी भी जो मीटिंग्स होती है वो स्काइप या जूम के द्वारा होती है, तो इन दोनों पर इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। और ये परीक्षण जो किया गया था, ये भी कैसा परीक्षण किया गया था? तो ये परीक्षण भी कैसा रहा? सफल रहा। मतलब अब अगर इस फेक बूस्टर का प्रयोग किया जाएगा तो जो फेक व्यक्ति है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मीटिंग्स में, उन वे सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से कार्य कर सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन तो क्योंकि मीटिंग्स ऑनलाइन ही होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाद में देखते हैं उन मीटिंग्स को, तो ये ऑफलाइन भी काम करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये तो जानकारी यहां से थी। लेकिन देखिएगा, हमने आईआईटी रोपड़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आईआईटी की फुल फॉर्म है। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 में करी गई थी। निदेशक डायरेक्टर की बात करें तो पीके रैना इसके निदेशक है। अगर इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति मतलब कहां पर स्थित है, तो ये रूपनगर पंजाब में ये स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट्स को आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे है वो है कि 2011 पीजीए चैंपियनशिप 2021 की पीजीए चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो पीजीए चैंपियनशिप है 2021 की, ये पीजीए चैंपियनशिप जीती है? तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और ऐसे ऑप्शन लेके आता हूं जो सारे ही विजेता हैं, किसी ना किसी चीज के सारे ही विजेता है। तो ऐसे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा
इस प्रकार, क्योंकि आपके सामने जब 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ही विजेता रहेंगे, तभी तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी ना आंसर लगाने में। तो ऐसे ही आपने मेहनत करनी है। फिल मिकेल्सन जो है वे अब इसके चैंपियन बने हैं, पीजीए चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चारों ही चैंपियन हैं। चारों चैंपियन किस किस के हैं, चलिएगा बात करते हैं। सबसे पहले नोवाक जोकोविच ने 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था पुरुषों की तरफ से, ठीक है। क्योंकि नाम में थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है MFM, M मतलब मेल, F फीमेल, M मेल, ठीक है। तो पुरुषों की 2021 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था उसके विजेता कौन बने थे, नोवाक जोकोविच। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये ओपन खिताब होते हैं ये साल में 4 होते हैं, मुख्य 4 हैं, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्य इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, नाओमी ओसाका कौन है। नाओमी ओसाका ने भी 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं का खिताब जीता था। और अगर मैं बात करूं राफेल नडाल, तो राफेल नडाल भी विजेता है 2020 के फ्रेंच ओपन खिताब के पुरुष विजेता कौन है, राफेल नडाल है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो 2021 का जो पीजीए चैंपियनशिप है ये जीता है फिल मिकेल्सन कौन है, वे अमेरिकी के पेशेवर गोल्फर है। गोल्फ गेम की बात कर रहा हूं। गोल्फ गेम आपने देखा हुआ, एक स्टिक होती है क्रिकेट की तरह, उसको ऐसे घुमा के मारा जाता है, वो गोल्फ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो फिल मिकेल्सन का कौन सा खिताब है, तो ये उनका 6ठा खिताब है। ये बात आपको पता चली। अब एक जो सबसे रिकॉर्ड बनाने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि जो फिल मिकेल्सन है वे 50 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र में, 50 साल 11 महीने 7 दिन यानी कि लगभग 51 साल की उम्र में जीतने वाले इसे सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं। उम्र दराज का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने हैं, सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बने हैं कौन, वे बने हैं फिल मिकेल्सन, ठीक है। समझ में आई बात। अब एक बात समझ लीजिएगा, अगर वो वर्तमान अब बने हैं 2021 में बने हैं तो 2021 से पहले कौन थे, उनसे पहले भी तो कोई हो गए ना। तो उनसे पहले कौन थे कि जूलियस बोरोस वे भी अमेरिका के ही थे। जूलियस बोरोस जो थे वो इससे पहले थे। उन्होंने 1968 में ये कारनामा किया था और 1968 से लेकर के अभी तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं था, जो अब किसने तोड़ दिया है, फिल मिकेल्सन ने। उन्होंने कितनी उम्र में किया था, तो उन्होंने 48 साल 4 महीने 18 दिन, 48 साल 4 महीने 18 दिन का पहला रिकॉर्ड था जो तोड़ दिया है फिल मिकेल्सन ने 50 वर्ष 11 महीने 7 दिन की उम्र में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जानकारी थी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपके एग्जाम में आने की संभावना जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आइएगा प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोहाली जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। और अगर मोहाली स्टेडियम का नाम बदल दिया गया तो अब उसका नाम नया क्या रखा गया। तो पहले मेरी बात सुनिएगा कि बीजेपी सरकार आने के पश्चात आपको हर महीने कोई ना कोई नाम परिवर्तन की घोषणा सुनने में मिलती होगी, और अगर सुनने में आई है तो अब मोहाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर जो है वे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी से याद आया कि मेजर ध्यानचंद भी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताता हूं, अगर हॉकी स्टेडियम है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है, क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, क्या नाम है, तो पहले उसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। अब उसका नाम क्या है, मोटेरा स्थान पे था वो, अब उसका नाम क्या है जो कि अहमदाबाद में है, अब उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अहमदाबाद में है, गुजरात में है। तो ये सारी बातें थी। अब देखिएगा इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आए। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है वे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, और किस नाम से जाने जाते थे, तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनके बारे में खास बात कही जाती है कि जब बॉल उनकी हॉकी स्टिक में आ जाती थी तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए उनको क्या कहा गया, हॉकी का जादूगर कहा गया था, ठीक है। उसके बाद में कपिल देव की बात करें तो कपिल देव जो है 1983 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जब हुआ था तो भारतीय टीम के कौन थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ठीक है।
भारतीय क्रिकेट टीम के कौन थे, कैप्टन थे। तो ये सारी बातें आपको पता चली। अब बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उसका नाम पड़ा। अब मैं बात करता हूं रवि शास्त्री कौन है। तो रवि शास्त्री जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और वर्तमान में वो सबसे महंगे कोच भी थे, जो कि भारतीय टीम के ही थे। सबसे महंगे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कोच भी कौन है, रवि शास्त्री है। लगभग 10 करोड़ रुपए उनकी सालाना उनकी फीस होती थी भारतीय क्रिकेट टीम के, जब वो कोच है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता चली। अब बात करते हैं, देखिएगा नया पूरा नाम अगर हम बात करें तो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इसका पूरा नाम है। दूसरी बात करें कि ये घोषणा किसके द्वारा करी भाई, ये जो बलबीर सिंह क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, ये तो पंजाब में है। तो इसकी घोषणा भी कौन करेगा, पंजाब सरकार ही करेगा। सिंपल सी बात है, अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, ये बात भी मैं बता चुका हूं आपको। अब वे हॉकी के महान खिलाड़ी थे, देखिएगा वे हॉकी के महान खिलाड़ी थे। उनका निधन तो पिछले वर्ष ही हो चुका है, 25 मई 2020 को ही उनका निधन हो चुका है। लेकिन अब इस हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। बात कर लेते, देखिएगा ये है बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, ये हॉकी इंडिया ने अपना किया हुआ कमेंट मैंने आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं कि जो बलबीर सिंह थे वो 3 वर्ल्ड कप, हॉकी क्रिकेट वर्ल्ड कप, देखिए ओलंपिक 1948 लंदन, हेलन सिंह की 1952, मेलबर्न 1956, इनमें जो स्वर्ण पदक जीता था इस टीम के खिलाड़ी थे, इस टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 1952 का जो वर्ल्ड कप वो ओलंपिक गेम था, उसके फाइनल में भारत ने नीदरलैंड को 6-1 से हरा दिया। नीदरलैंड को कितने से हराया था, 6-1 से हराया था। और उसी मैच में इन्होंने बलबीर सिंह सीनियर ने रिकॉर्ड बनाया था। क्या रिकॉर्ड बनाया था कि 5 गोल करने वाले खिलाड़ी, इन 6 गोल में से 5 गोल किसके थे, बलबीर सिंह सीनियर के थे। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, ये रिकॉर्ड की बात है, तो इस प्रकार की बातें भी आपने पढ़नी है। साथ साथ में पंजाब सरकार ने 2019 में उन्हें एक पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार दिया था, महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार जो था, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने आई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या है कि देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से बताइएगा कौन है ऐसी महिला जो कि अब पहला स्थान पर आई है पूरे विश्व में। देखिएगा आश्रिता वी ओलेटी जो है उनका नाम सही रहेगा, लेकिन जितने भी नाम आपके सामने लिखे वो सारे ही पहली महिला है। किस क्षेत्र में है तो वो देख लीजिएगा। शिवांगी सिंह, मैंने आपको पिछले साल बताया था ये कि राफेल विमान जो है, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह है। उसके बाद में भावना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, ये तीनों जो हैं ये वो महिलाएं हैं जिसने सबसे पहली फाइटर पायलट बनी थी। भारत देश की जो सबसे पहली फाइटर पायलट बनी थी वो ये तीनों हैं। उसके बाद में हरिता कौर कौन है, वो पहली महिला पायलट है, पहली महिला पायलट, पहली फाइटर पायलट और पहली राफेल पायलट। समझ में है ना, तीनों पहली महिलाएं हैं। साथ में आश्रिता वी ओलेटी है, वे भी पहली महिला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न के बारे में जानकारी क्या है कि स्क्वाड्रन लीडर, इंडियन एयरफोर्स में उनका पद है स्क्वाड्रन लीडर का, वे है आश्रिता वी ओलेटी। बात कर लेते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना जो है इनसे स्नातक की डिग्री प्राप्त करी है, जो कि इस योग्यता को प्राप्त करने वाली भारत की केवल पहली नहीं बल्कि भारत की पहली भी और एकमात्र भी केवल एक ही महिला है जिन्होंने ये जो स्नातक की डिग्री जो है ये भारतीय वायुसेना से करी है। ठीक है, अब वो बात करें तो वे मूल रूप से तो कर्नाटक की मूल निवासी है और वे 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर में पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई हैं। ये उनके फोटो है। साथ साथ में भारतीय वायुसेना से 2-3 प्रश्न बात करता हूं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया अध्यक्ष,
मुख्यालय जो है तीनों सेनाओं का, केवल वायुसेना नहीं बल्कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी गवर्नमेंट विभाग है उन सभी का लगभग मुख्यालय जो है वो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। सभी नहीं, लगभग चांसेस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में हाँ, अब आपको पता है कि 5 प्रश्न के पश्चात हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021-22 में, बार्कलेज ने 2021-22 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का कितना अनुमान लगाया है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, कितना अनुमान लगाया है आपने जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपना जवाब जो है वो पूरी तरह से लिख करके बताना है। जैसा कि हमने कल का प्रश्न पूछा था, इनका जवाब लिखा हुआ मिला। श्रेया श्रीवास्तव ने इसका जवाब दिया कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB की अध्यक्ष कौन बनी है? जगजीत पवाड़िया। देखिएगा जवाब दिया है रिया श्रीवास्तव ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद सुनिएगा कि जगजीत पवाड़िया वाज इलेक्टेड टू द INCB इन 2014 फॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स। 2014 फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आज का जो जवाब दिया है वो किन्होंने दिया है? रिया श्रीवास्तव में। तो इसी प्रकार से आपने भी अपना जवाब देना है। कमेंट में मैं आपका जवाब दिखाता रहता हूं, ठीक है। तो आज के लिए ये प्रश्न से जानकारियां। अब छठा प्रश्न आपके सामने आता है। छठा प्रश्न क्या है कि इक्वाडोर देश है, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिएगा इक्वाडोर जो देश है इसके अब नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिएगा यहां से गिलर्मो लासो जो है वो इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। गिलर्मो लासो जो है वो इस प्रश्न का आंसर एकदम सही रहेगा। लेकिन एक बात और समझिएगा कि जो 4 ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने, जो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे वो सारे ही राष्ट्रपति हैं। अच्छा, सारे राष्ट्रपति हैं तो उनके बारे में पढ़िएगा कि सबसे पहले देखिएगा जेयर बोल्सोनारो कहां के राष्ट्रपति है? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। बात करता हूं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, कहां के राष्ट्रपति है? जर्मनी के राष्ट्रपति है। बात करते हैं पेड्रो संचेज, स्पेन के राष्ट्रपति है। तो सारे के सारे ही राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से 4 राष्ट्रपति आपको ये से रिवाइज हो गए। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में अगर हम बात करें गिलर्मो लासो की, तो वो पिछले 14 वर्षों में देश के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वामपंथी बनते थे, लेकिन पिछले 14 वर्षों के बाद वे पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो कि दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन्होंने वामपंथी अर्थशास्त्री, उन्होंने किनको हराया है? तो देखिएगा दूसरी पार्टी तो वामपंथी है। अब वामपंथी अर्थशास्त्री एंड्रेस अरुज को उन्होंने हराया है राष्ट्रपति पद के चुनाव में। बात करता हूं कि शपथ किसने दिलवाई? तो उनको शपथ दिलवाई कि नेशनल असेंबली के जो अध्यक्ष है गुआडा लोरी जो है उन्होंने उन्हें इस पद की शपथ दिलवाई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिए इक्वाडोर के बने हैं तो इक्वाडोर के बारे में समझ लीजिएगा। इक्वाडोर की राजधानी कहां है? क्विटो। पहले बताऊं ये तो है राष्ट्रपति, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी राजधानी कहां है इक्वाडोर की, तो वो है क्विटो। दक्षिण अमेरिका में स्थित एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिएगा बस। इसका शाब्दिक अर्थ है कि भूमध्य रेखा का गणराज्य। जो इक्वाडोर है इसका शाब्दिक अर्थ है भूमध्य रेखा का गणराज्य। उसके बाद आपकी यहां से पूरी जानकारी समाप्त होती है। अब आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है कि किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार परियोजना, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि लक्ष्मी भंडार परियोजना जो है ये शुरू करी है? लक्ष्मी भंडार परियोजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू करी गई? तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास रहे। यहां से आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये परियोजना शुरू करी है। तो ये ऐसा राज्य बना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बना है जिसने कि लक्ष्मी भंडार परियोजना जो है ये शुरू करी है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा कि इसकी घोषणा किसने करी है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी से एक बात याद रखिएगा कि ममता बनर्जी जो है वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। अध्यक्षता किसने करी? कि जब इसकी घोषणा करी गई थी तो उस मीटिंग की या उस सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय द्वारा इस समिति की अध्यक्षता करी गई थी। साथ साथ में इसके तहत क्या होगा कि जो राशन दिया जाता है, जो घरों में जो राशन पहुंचाया जाता है, उस राशन की अब
कोरोना वायरस के कारण होम डिलीवरी करी जाएगी। होम डिलीवरी का फायदा यह है कि अब आपको कोरोना वायरस में घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राशन आपके घर तक स्वयं पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में बात कर लेंगे इसके साथ साथ जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उन सभी गरीबों को होम डिलीवरी राशन के साथ साथ में 500 रुपए भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या है कि बोडोलैंड विभाग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। बोडोलैंड विभाग जो है इसकी स्थापना किस राज्य द्वारा करी गई? बोडोलैंड विभाग जो है इसकी स्थापना कौन से राज्य द्वारा करी गई है? तो यहां से देखिएगा कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य ने बोडोलैंड की स्थापना करी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा असम राज्य, यानी कि इस प्रश्न का तो ऑप्शन हो जाएगा असम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बाद, इस स्लाइड के बाद पढ़ेंगे। गोवा पहले ऑप्शन पे लिखा है, तो गोवा से प्रश्न कई बार बनता है कि देश का सबसे छोटा राज्य किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल ना पढ़े, हम जनसंख्या पढ़े, तो जनसंख्या की स्थिति से सबसे छोटा जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये सबसे बड़े सबसे छोटे की बात हो गई। अब आइए प्रश्न की तरफ कि इसका उद्देश्य क्या है? जो बोडोलैंड विभाग की स्थापना करी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है, इसके तहत 4 जिले आते हैं। 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का निपटान करना, उन सभी समस्याओं को दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं इसके जो 4 जिले कौन कौन से। तो सबसे पहले चिरांग, बाक्सा, उदलगुड़ी और कोकराझार, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनको इसके अंतर्गत बोडोलैंड विभाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि बोडोलैंड के मामले में पहले क्षेत्र जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन था। पहले तो ये इस विभाग के अधीन था, ये 4 जिले थे, लेकिन अब किसके अधीन कर दिए गए? बोडोलैंड विभाग के अंतर्गत। अब बोडोलैंड क्या है इसके बारे में देखिएगा। ये आपका आता है असम, और असम राज्य में ये 4 ऐसे जिले हैं जिन्हें बोडोलैंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 जिले ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। बात करते हैं कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद जो है ये एक प्रशासनिक विभाग है। प्रशासनिक विभाग है कौन से राज्य का? तो ये असम राज्य का प्रशासनिक विभाग है। ठीक है, ये बात समझ में आई, जिसकी स्थापना 10 फरवरी 2003 में करी गई थी। पुराना नाम मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। मैंने बताया था कि इसका पुराना नाम क्या था? क्षेत्र जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इसका पुराना नाम था। और अब आखिरी बात यह है कि ये जो 4 जिले हैं, ये असम राज्य की लगभग 11% आबादी को कवर कर लेते हैं। 11% आबादी को ये 4 जिले जो हैं ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है कि रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले देखिएगा, पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जो है ये जीत लिया है। तो पहले व्यक्ति ऐसे कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति बने हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है वो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करता हूं कि हरगोविंद खुराना, उनको भी पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। किस क्षेत्र का? चिकित्सा क्षेत्र का। उसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में। किस क्षेत्र का? तो भौतिक विज्ञान क्षेत्र का। उसके बाद में वेंकटरमन रामकृष्णन, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 2009 में। किस क्षेत्र का? तो रसायन क्षेत्र का उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अब ये जो पुरस्कार को जीतने वाले पहले हैं वो है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न की जानकारी ये है कि अगर हम डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी की बात करें तो वे एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष हैं। साथ साथ में वे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और वे प्रसिद्ध गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट कौन है? वे हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। अब बात करते हैं, ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? ये डॉक्टर शिंडलर के नाम से ये पुरस्कार का नाम रखा गया। इस पुरस्कार का नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम से रखा गया। और एक बात और समझ लीजिएगा कि इसे दिया किसके, जो डॉक्टर शिंडलर थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वे गैस्ट्रोस्कोपी का जनक कहे जाते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी जो है वे इसके जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर शिंडलर, जिनके नाम से ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आज के अंतिम प्रश्न की तरफ तो देखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्या है कि वर्ष 2021 में $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला 14वां भारतीय स्टार्टअप कौन सा बना? तो 14वां भारतीय स्टार्टअप कौन सा बना? बेटा, सेटा, जेटा, क्रेटा, ऐसे आप लोगों के सामने ऑप्शन है। तो यहां से देखिएगा ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से एकदम सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर ले तो देखिएगा, जेटा हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी। क्या है? ये एक बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप में, ये जो स्टार्टअप है ये लगभग 8 देशों में फैला है। 10 भारतीय बैंकों के साथ इसकी डीलिंग चलती है, प्लस 25 स्टार्टअप्स के साथ में इसका मिलकर के ये कार्य करता है। ठीक है, 2 बातें इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। क्या कि जेटा की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2015 में। मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। इसके संस्थापक कौन है? 2 व्यक्ति हैं। पहले कौन? भाविन तुराखिया, और दूसरे कौन? राम की गद्दीपति। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर के जेटा की स्थापना करी थी। अब ये जानकारी आप लोगों के सामने आई। तो आज की वीडियो आप लोगों को पता है, आपके 10 प्रश्न मैं बताता हूं, एक प्रश्न आप लोग जवाब देते हैं, तो वही 11 प्रश्नों के साथ आज की वीडियो फिर से समाप्त हुई है। इसी प्रकार से आप लोगों की डेली वीडियो आती है, कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों को जोड़ें। ठीक है, ताकि हम सभी मिलकर के इस सारे ज्ञान को प्राप्त कर सके, सारे मिलकर के साथ में पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।